हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। इस सामान्य अध्ययन के अंदर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे पॉलिटी पे आपको क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको साइंस के भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साइंस में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं 10 से 11 क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, परंतु ये जो एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा और साथ ही साथ ये जो 11 क्वेश्चंस है ये पूरे 11 डिफरेंट टॉपिक से आप लिया गया है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपकी तैयारी को यहाँ पे परखने का एक अच्छा मौका मिलेगा। देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और आप इन 11 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को सही लगा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। पहला, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, हमें पता है। उस समय क्या जो गवर्नर जनरल था वो रोजर ड्रेक था। दूसरा, द्वैध शासन जब लागू हुआ था 1765 ईस्वी में, तो क्या उस समय जो गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। या फिर बक्सर का युद्ध 1764 में जब हुआ था तो क्या उस समय वेंसीटाट था। और बंगाल में जब अकाल हुआ था 1770 में तो उस समय गवर्नर जनरल कार्टियर था। तो इसमें से कौन सा, चार में से 3 तो सुमेलित है, परंतु एक जो ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, हिस्ट्री के 3 या 4 क्वेश्चन मैंने लिया है। तो इसमें हमने देखा कि पलासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था और रोजर ड्रेक था उस समय। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और वेंसीटाट था। और बंगाल में काल जब 1770 में हुआ था तो कार्टियर था। परंतु जब द्वैध शासन का लागू हुआ था तो उस समय लॉर्ड वेलेस्ली नहीं था। ये वाला सुमेलित नहीं है। तो द्वैध शासन के समय लॉर्ड वेलेस्ली के स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव था, याद रखिएगा। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के समय 1765 में क्या हुआ था? द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, किसके समय? रॉबर्ट क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में। इसके बाद जो ये लॉर्ड वेलेस्ली आप देख रहे हैं, इस समय याद रखिएगा कि सहायक संधि की नीति लाई गई थी। ठीक है, सहायक संधि की नीति किसके समय लाई गई थी? तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली के समय, याद रखिएगा। आप एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं, ये सब तो हम देख ही लिए। एक याद रख सकते हैं कि अहस्तक्षेप की नीति किसके समय आया था? अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की जो नीति थी वो सर जॉन शोर के समय आया था। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सर जॉन शोर के समय क्या आया था? अहस्तक्षेप की नीति की शुरुआत इन्होंने किया था, जॉन शोर ने किया था। और एक और याद रख सकते हैं, ये कॉमन सा है, क्या है कि नागरिक सेवा का जनक किसको कहते हैं? ठीक है, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? आप कमेंट में बता सकते हैं क्या? मैं लास्ट में इसको आपको बताऊंगा। तो नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, या फिर ए और बी दोनों? किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है उसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, एक तो और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की तरह ही मिलने वाला एक और आपको मिलेगा, क्या? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, लिखता हूं मैं यहाँ पे, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इसका जो गठन हुआ था वो रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, रास बिहारी बोस। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। ठीक है, तो चलिए, अच्छा हाँ, ये जो नागरिक सेवा का जनक है, चलिए इसको तो मैं लास्ट में बताऊंगा। फिर भी चलिए मैं बता ही देता हूँ, वीडियो क्यों आपको थोड़ा वेट कराया जाए। तो नागरिक सेवा का जो जनक थे इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, याद रखिएगा। कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि
महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन सी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी ने, ठीक है, कांग्रेस के हमेशा से सदस्य बने रहे, कांग्रेस से जुड़े रहे, परंतु जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो मात्र एक ही ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। कौन सा? बेलगांव 1924, कानपुर 1925, हरिपुरा 1938 या फिर कलकत्ता 1896। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेलगांव का अधिवेशन था 1924 में और ये 40वां अधिवेशन था। ठीक है ना, कौन सा? कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था 1924 में बेलगांव में, जिसका बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है ना, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने एकमात्र बार किया था। कानपुर का जो 1925 का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। याद रखना, सरोजनी नायडू ने किया था। और सरोजनी नायडू भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। कब? 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में। हरिपुरा वाला तो आपको शायद पता होगा कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कब? 1938 के अंदर। और ये सुभाष चंद्र बोस इसमें पहली बार किए थे। इसके बाद दूसरी बार जब अध्यक्षता होने वाली थी तो उस समय वो अपना पद से त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो 1938 का हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा गुजरात में। ठीक है, हरिपुरा 1938 का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था इसी अधिवेशन में। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन इसी अधिवेशन में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और कलकत्ता का अधिवेशन 1896 का है। इस समय तो आपको पता ही होगा कि ये पहली बार यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी। याद रखिएगा, रहीमतुल्ला सयानी। तो इसका जो सही अच्छा वंदे मातरम का कब है? 1896 में। तो जनगण मन का भी याद रखिएगा। तो जनगण मन का जब हुआ था, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, जनगण मन का जब पहली बार जब गाया गया था, ये कब? 1911 के अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता का ही अधिवेशन था ये भी। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो बिशन नारायण धर थे। तो ये सब क्वेश्चन जो है कांग्रेस के अधिवेशन से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को, मतलब कौन कौन सी, किस ग्रह को नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता? मतलब खुली आँख से आप नहीं देख सकते, क्योंकि क्योंकि हमारे पृथ्वी से जो ग्रहों की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी जो ग्रह पृथ्वी के करीब है उनको तो हम खुली आँखों से देख सकते हैं, परंतु जो बहुत ही दूर है उनको हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो कौन सी ग्रह को खुली आँखों से नहीं देख सकते? यह भूगोल का क्वेश्चन है। ठीक है, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, वरुण या फिर बृहस्पति, किसे खुली आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरुण को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वरुण जो है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। बाकी ये मंगल, बुध, बृहस्पति जो है ये खुली आंखों से इनको देख सकते हैं, क्योंकि वरुण के तुलना में ये फिर भी पास है। इसको ऐसे याद रखिएगा, कुल 5 ऐसे ग्रह हैं ना, याद रखिएगा, कुल 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम पृथ्वी से देख सकते हैं। और वो जो दिन है ना, हमारा दिन जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसी सीक्वेंस में है। थोड़ा सा याद रखिएगा, सप्ताह का जो दिनों का नाम है उसी। तो सबसे पहले याद रखिएगा मंगल को हम देख सकते हैं। मंगल के बाद आता है बुधवार, तो बुध को देख सकते हैं। बुध के बाद गुरुवार आता है, तो गुरुवार को ही तो हम बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पतिवार। तो हम बृहस्पति को भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं। तो मंगल, बुध, बृहस्पति। इसके बाद शुक्रवार आता है, तो शुक्र को भी हम देख सकते हैं और शनि ग्रह को भी हम देख सकते हैं। तो ये 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको खुली आंखों से देखी जा सकती है। बाकी जो अन्य ग्रह बच गए उन्हें हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ये भी भूगोल का क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, ठीक है, कौन सी हमको बताना, मतलब समुद्र से लगा हुआ झील। चिल्का झील, सांभर झील, वुल्लर झील या फिर लोकटक झील, कौन सा इसमें इसका सही आंसर होना चाहिए? तो भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। और ये है कहाँ? तो ये ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा के अंदर है।
अच्छा, आपसे अगर पूछ देगा ये खारे पानी का झील है, जो चिल्का झील है ये कैसा है, खारे पानी का झील है। और जो चिल्का झील है ना, एक तरह का लैगून वाली झील है, ठीक है ना, लैगून वाली झील है। खारे पानी की लैगून झील है कौन, चिल्का झील। और ये कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। अच्छा, सांभर झील कहाँ है, तो सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। और यह भारत की सबसे अधिक खारे पानी का झील है, ठीक है, सबसे अधिक खारा पानी का जो झील है कौन सा है, सांभर झील है। कहाँ है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। इसके बाद वुल्लर झील, वुल्लर झील कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा, वुल्लर झील कैसा है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है। अच्छा, इस वुल्लर झील के ऊपर ही आपको एक पता होना चाहिए तुलबुल परियोजना है, ठीक है। कौन सा, तुलबुल परियोजना कहाँ है, वुल्लर झील के ऊपर ही है, ठीक है। अच्छा, लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत का सबसे मीठे पानी का जो जल है किसके अंदर है, झील जो है मीठे पानी का, और लोकटक झील ही है। और इस झील के ऊपर ही एक तैरता हुआ उद्यान भी है जिसको हम कहते हैं किबुल लामझाओ, ठीक है, याद रहेगा क्या है, किबुल लामझाओ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, किबुल लामझाओ, ठीक है, किबुल लामझाओ, याद रखिएगा। एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो है मैं इंपॉर्टेंट इसलिए ऑप्शंस को भी इंक्लूड किया हूँ क्योंकि ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। तो लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर के अंदर है। और इसके ऊपर एक तैरता हुआ उद्यान है जिसको हम कहते हैं किबुल लामझाओ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब छठवां प्रश्न, ये छठवां प्रश्न जो है अब इकोनॉमिक्स का आ गया, ठीक है, अर्थशास्त्र का आ गया। बोला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित है। ये एग्जाम अभी छत्तीसगढ़ का एसआई का जो एग्जाम आया था वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और इस किस मॉडल पर आधारित है ये, पीसी महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर, डब्ल्यू मिलर मॉडल या फिर डीआर गॉडगिल मॉडल, कौन से मॉडल पर ये आधारित है, हमको ये बताना है। इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेराल्ड डोमर। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पीसी महालनोबिस मॉडल जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और ये इसके ख़त्म होने के बाद मतलब 1956 से लेके 61 तक ये द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल था, मतलब काल था, ठीक है, याद रखिएगा। हेराल्ड डोमर तो देख लिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। डब्ल्यू मिलर, ये चारों जो है मॉडल जो है यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चारों को एक ही जगह आपके लिए अरेंज कर दिया हूँ। डब्ल्यू मिलर मॉडल जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है किस पे आधारित था, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। और ये 1985 से 90 के बीच में ये 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो उसका काल था, ठीक है। और लास्ट में अंततः जो डीआर गॉडगिल मॉडल है ये जो है चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके ऊपर, वह कौन सी मॉडल पर आधारित था, तो डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो 1969 से 74 है, 1969 से 74 तक है, याद रखिएगा। एक चीज़ और जो अभी एग्जाम में मैं किसी एग्जाम में देखा था, शायद CGSI का ही एग्जाम था, जिसके अंदर पूछा गया था योजना अवकाश, ठीक है, योजना अवकाश कब से कब तक था। तो योजना अवकाश जो था 1966 से लेके 69 तक का था योजना अवकाश, ठीक है। तो ये सबको आप फैक्ट को याद करते चलें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हमने 6 प्रश्न को देख लिया, अब बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध ना, ये प्रतिषेध है, ठीक है, बलात् श्रम पर प्रतिषेध का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से अब पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है संविधान का। तो इसी तरह मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए छोटा छोटा आपके लिए क्या बोलते हैं मिनी टेस्ट लेकर आऊँ, जिससे आपकी तैयारी का मतलब एक बोल सकते हैं कि आपके माइंड को शार्प करने की कोशिश करेगा, आपका मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि आप पूरा चीज़ अगर पढ़े हैं तो आपको हर सब्जेक्ट का एक जगह मिलेगा,
तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। और मैं ऑप्शंस भी वैसे ही तैयार कर रहा हूँ कि सारे ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आपका 7वां प्रश्न है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 17? इसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23। ठीक है, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके लिए अनुच्छेद 23 और 24 है। ठीक है, तो 23 और 24 वाला जो अनुच्छेद है वो शोषण से संबंधित है। ठीक है, ये जो है ह्यूमन राइट्स या फिर मानव जो मनुष्य का अधिकार है जो हमारे संविधान में दिया गया है 6 तरह का अधिकार, उससे संबंधित यह प्रश्न है हालांकि। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 23-24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 23-24। तो इसमें जो अनुच्छेद 23 है वो मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। ठीक है, कि उनसे बेगारी नहीं कराया जाएगा, जोर जबरदस्ती उनसे काम नहीं कराया जा सकता, ये सारा चीज़ इसमें अनुच्छेद 23 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। वहीं जो अनुच्छेद 24 है ये जो है बाल श्रम प्रतिषेध की बात करता है। ठीक है, बाल श्रम प्रतिषेध की बात करता है, मतलब जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है ना, 14 से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे श्रम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत इसका वर्णन है। ठीक है, अच्छा, जो अनुच्छेद 16 है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। ठीक है, अवसर की समानता, कि जब भी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एक वैकेंसी निकलती है या कोई रोज़गार उत्पन्न होता है तो उस रोज़गार में जितने भी लोग हैं उन सबको समान अवसर दिया जाएगा। इसकी समानता कौन सा है? अनुच्छेद 16 के अंदर है। ठीक है, अवसर की समानता, इसको ऐसे याद रखिएगा कि 16 आना सबके लिए बराबर जॉब होना चाहिए, तो 16 से ऐसे याद रखिएगा, अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। और जो 17वां है, फाइनली जो 17वां अनुच्छेद है वो अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, ये कहता है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का लिंग भेद, धर्म से रिलेटेड भेदभाव, जाति भेदभाव, रंग भेद, ये सारा चीज़ को ये जो है अनुच्छेद 17 है वो रोकता है, प्रतिषेध करता है। तो ये अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न भी हमारा संविधान से संबंधित और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता शब्द किस संशोधन में जोड़े गए? ठीक है, ये वाला एग्जाम में कई बार मैं एग्जाम में इसको मैं देख चुका हूँ ये क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता, अखंडता शब्द जोड़ा गया है वो शुरुआत से ही नहीं था, प्रस्तावना की शुरुआत में ये सब वर्ड नहीं थे, बाद में जोड़े गए। कब, कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, 100वां, 101वां या फिर 73वां? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। वहीं जो ये 100वां संविधान संशोधन है ये 2015 में हुआ था, याद रखिएगा। कब? 2015 में हुआ था। और इसका क्या था, जब भारत और बांग्लादेश में, ठीक है, भारत बांग्लादेश में भूमि का हस्तांतरण, भूमि हस्तांतरण मतलब बांग्लादेश के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि भारत में शामिल किया गया और भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उसको बांग्लादेश को दे दिया गया। तो ये 100वां संविधान संशोधन 2015 के अनुसार ही ये हस्तांतरण किया गया। 101वां संविधान संशोधन तो आई थिंक आप जानते ही होंगे, ये 2016 में हुआ और ये किससे संबंधित है? ये जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। ठीक है ना। और 73वां संविधान भी शायद आप जानते होंगे, ये 1993 में ये संशोधन हुआ था और ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। और इस 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से इस संविधान के अंदर, ठीक है, एक 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, 74वां, तो 74वां जो है ये नगरीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, नगरीय निकाय, और ये भी 1993 के अंतर्गत ही हुआ था। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 8 का एक्सप्लेनेशन। चलिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में, अब यहाँ से हमारा साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। साइंस के अंदर भी ये देखेंगे तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, भौतिकी का क्वेश्चन है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से देखने को मिले हैं, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ और आपका भी यहाँ पे टेस्टिंग हो जाएगा कि तैयारी है कि नहीं। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम या प्लूटोनियम का, कैडमियम या बोरॉन का, हाइड्रोजन का, या फिर भारी जल या फिर ग्रेफाइट का? किसका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, मंदक के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो भारी जल होता है, हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट, इन दोनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक की तरह कार्य किया जाता है। भारी जल का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, और ग्रेफाइट तो आप जानते ही हैं, ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम जो होता है, यूरेनियम देखिए, यूरेनियम 235 याद रखिएगा, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ठीक है, यूरेनियम को ऐसे U235 भी लिखा जाता है और प्लेटिनियम का PT239 भी लिखा जाता है। इन दोनों का नाभिकीय रिएक्टर के अंदर ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ईंधन की तरह प्रयोग किया जाता है। वहीं जो कैडमियम और जो बोरॉन है, ठीक है, इसका प्रयोग नियंत्रक छड़ की तरह किया जाता है। नियंत्रक छड़ या फिर कंट्रोलिंग रॉड की तरह इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन तो जानते हैं इसका महत्वपूर्ण, मतलब इसकी महत्वता क्या है ये तो आपको बताने को, क्योंकि हाइड्रोजन जो आज के, इसको भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 9वां प्रश्न। अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न जो है ये हमारा केमिस्ट्री से संबंधित है, रसायन का है। ठीक है ना, रसायन का है। 10वां प्रश्न है कि टाका, जिसको हम सोल्डर भी कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिशियन वगैरह यूज करते हैं, धातुओं का मिश्र धातु है। ठीक है, टाका किन धातुओं का मिश्र धातु, किन दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है? लेड और टीन, कॉपर और जिंक, कॉपर और टीन, कॉपर और एल्यूमिनियम। क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेड और टीन। लेड का होता है सिंबल Pb और टीन का होता है Sn। तो लेड और टीन धातुओं का मिश्र धातु होता है टाका या फिर सोल्डर, याद रखिएगा। ठीक है, इसका गलनांक जो है निम्न होता है। ठीक है, दूसरा है कॉपर या जिंक। कॉपर और जिंक का जो मिश्रण होता है, मिश्र धातु होता है कॉपर और जिंक का, इसको हम कहते हैं पीतल। ठीक है, पीतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रास। ठीक है, ब्रास, पीतल। तो पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। और कॉपर और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसको हम कहते हैं क्या? कांसा। आपने सुना भी होगा। ठीक है, कॉपर और टीन, टीन का फॉर्मूला होता है Sn, इसका जो होता है कांसा, कांसा को कहते हैं हम ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है, कांसा को हम कहते हैं ब्रॉन्ज और पीतल को ब्रास कहते हैं। और चौथा जो है कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम का जो मिश्र धातु होता है उसको कहते हैं रोल्ड गोल्ड। ठीक है, रोल्ड गोल्ड। जो सस्ता सोना दिखाई देता है ना, जो बहुत सस्ते में सोने के लड़का का ज्वेलरी मिल जाता है, ये सब क्या होता है? ओरिजिनल गोल्ड तो होता नहीं, तो वो रोल्ड गोल्ड होता है, जो कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। तो 10वां का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, लेड और टीन का उपयोग किया जाता है किसका? टाका या फिर सोल्डर के मिश्र धातु के रूप में बनाने के लिए। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न। यह है हमारा आज का 11वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये बायोलॉजी का है। ठीक है, बायोलॉजी का है। ये एग्जाम में भी कई बार मुझे देखने को मिला है और ये बहुत सारे लोग से नहीं बनता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अच्छे से पढ़े नहीं होंगे। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए बेस्ट है। लाइकेन, ठीक है, लाइकेन किनका सहजीविता को प्रदर्शित करता है? मतलब लाइकेन जो है किन दो जीवों का सहजीवी है? कवक और जीवाणु का, कवक और शैवाल का, कवक और विषाणु का, शैवाल और जीवाणु का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवक और शैवाल का जो सहजीविता है उसको हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है, कवक को कहते हैं हम फंगस कहते हैं, फंगी भी कहा जाता है। ठीक है, फंगाई भी कहते हैं। फंगस एक सिंगुलर है, एक वचन है, और फंगी जो है प्लूरल हो जाता है उसका। वहीं जो शैवाल है उसको हम एल्गी कहते हैं। ठीक है, एल्गी यानी कि शैवाल। ये शैवाल हो गया और ये कवक हो गया। अब देखिए इनकी सहजीविता कैसे होता है कि जो देखिए जो शैवाल है ना, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। याद रखिएगा, शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वहीं जो फंगस होते हैं ये क्या करता है? जो सॉइल हो, जमीन होता है ना, मिट्टी से जल, खनिज लवण,
ठीक है, इन सब का अवशोषण करने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए कि ये जो है नीचे हमारा क्या है, ये कवक है। ठीक है, क्या है, कवक है, और इसी के ऊपर इधर क्या है हमारा, ये शैवाल है। तो इन दोनों का जो एक साथ मिल रहा है उसको हम सहजीवी हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर सहजीवी है, मतलब एक साथ जीने का कार्य करते हैं। और ये हमारा जो है ये मिट्टी है। अब ये कवक क्या करता है, इसका गुण ये है कि ये मिट्टी से जल और खनिज लवण को सोखता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद खनिज लवण और जल को कहाँ भेज देता है, शैवाल के पास भेजता है। और शैवाल क्या है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है तो सूर्य के प्रकाश में क्या कर सकता है, ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण कर सकता है। ठीक है, मतलब ये जो है भोजन सामग्री जुगाड़ कर रहा है और जो शैवाल है उससे भोजन बना रहा है। ठीक है, और ये भोजन जब बना लेगा तो खुद के लिए भी यूज़ करेगा और वापस कवक को भी देगा। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवी के लिए, इसलिए इसको हम सहजीविता कहते हैं। और ये दोनों कवक और शैवाल एक दूसरे का सहजीवी हैं, और इन दोनों को मिला जुला के ही क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, लाइकेन। लाइकेन का स्पेलिंग LICHEN होता है, लीचेन बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन ये लाइकेन होता है। ठीक है, तो शैवाल और कवक की जो सहजीविता होता है ना, उसको हेलोटिज्म कहा जाता है, याद रखिएगा, हेलोटिज्म। तो ये था आज का महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो ऐसे ही मैं छोटा छोटा आपके लिए मिनी टेस्ट जो है लेकर आऊँगा, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और अपनी टेस्ट को यहाँ पे लगा के अपना परीक्षा को, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का जो आपको PDF है टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप बाकी वीडियो भी हमारे चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं अपने पसंद का, और इसका अगला टेस्ट जो है बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।